यूपीएचजीएस 2014 मेंस पेपर लॉ 2 प्रोसीजर एंड एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। 1 to 5 एक्चुअली डिस्कस किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। एज आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है मेंस में वो आपने उतना ही करना है, टू द पॉइंट करना है, राइट एज रिक्वायर्ड। जो और कोशिश करनी है कि एक दो केस लॉ आपको अगर याद रहती है तो ठीक है, अगर पार्टी नेम नहीं भी याद रहता है तो रेशियो एटलीस्ट आप कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की उसमें पुट करने की, सो दैट आंसर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए भी दो केस लॉ मैंने लिया है। पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2010 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। स्टेट वर्सेस अनूप श्रीवास्तव 2017 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। I will discuss with the help of these two judgments. Now, let's start discussion with the question first. Question क्या है? Question number 7 is discuss the framing of charge with relevant provisions under CRPC and frame a possible charge in a case where accused is charged with the offense of murder and also having destroyed evidence in that regard. तो ये बात कर रहा है कि जो रेलिवेंट प्रोविजंस है सीआरपीसी के, उससे आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो कौन कौन है सीआरपीसी में, अगर आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को लेकर देखेंगे तो सेक्शन 228 सीआरपीसी, सेक्शन 240 सीआरपीसी एंड सेक्शन 246 सीआरपीसी। ये तीन सेक्शन है जिसको आपने रीड करना है बेयर एक्ट से। सीआरपीसी में ये तीनों ही प्रोविजन सीआरपीसी के फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। सेशंस ट्रायल में दूसरे हैं जहां पर कि इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, वेयर केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, एंड 246 है वेयर केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो ये तीन प्रोविजन है, आपने इन तीनों ही प्रोविजंस को, जो रेलिवेंट प्रोविजंस की बात की जा रही है डिस्कशन की, तो आपने तीनों ही प्रोविजंस डिस्कस करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन, आज डिस्कशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज को अगर आपको एक एक्सप्रेशन से अगर आपने बताना होगा तो आप चार्ज को कैसे बताएंगे। तो मैंने बताया था आपसे कि कीवर्ड्स आपने याद रखना है। तो चार्ज इज इक्वल, चार्ज को आप याद रख सकते हैं, दिस इज प्रिसाइज फॉर्मुलेशन, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजेशन, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजेशन, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजेशन। तो प्रिसाइज फॉर्मुलेशन किस चीज की? स्पेसिफिक एक्विजेशन की। मान लो कि 302 में है, उसके अगेंस्ट 34 में है, 120 बी में है, जितने भी सेक्शंस हैं वो उसको बता दिया जाएगा कि आपने अपराध इसमें किया है, और वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस नेचर का होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल एक क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजेशन चार्ज को, वो है आपका बिरीच भूइया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बिरीच भूइया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो वहां पर ये चार्ज को डिफाइन करते हुए ये कहा गया है कि चार्ज क्या है, तो प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजेशन है। तो नेचुरली जब जो नेचर ऑफ एक्विजेशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, वो वेग नहीं होना चाहिए। तो उसको जब फ्रेम किया जाता है, चार्ज को फ्रेम करना कहने का मतलब है कि वो बता देना अक्यूज को कि हाँ जी अब आपके अगेंस्ट जो ट्रायल होगी वो इन इन धाराओं में होगी। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें भी यह कहा गया है कि ट्रायल कमेंसेस इन परसुएंस टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो चार्ज जब फ्रेम होगा तो ट्रायल कमेंस होगा, ऐसा उसमें भी कहा गया है। अब यहाँ पर एक बात आती है, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात आती है, जब चार्ज फ्रेम करना होता है तो क्या कोर्ट ने कैसे काम करना है। देखो आंसर जो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, वो आपका, उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर एक्सप्लेन करो, प्रोविजंस को उसके साथ, और साथ में जो केस लॉज हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जब कोर्ट की बात आती है तो कोर्ट ने क्या करना होता है, जैसे कोर्ट के पास अगर आए, अब क्योंकि अब कोर्ट ने, सपोज हम 228 को ही डिस्कस करते हैं, सेशंस ट्रायल है,
अगर सेक्शन 228 में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करना है तो कोर्ट ने किन किन बातों का ध्यान रखना है while considering the question of framing of charge? क्या कोर्ट को डिटेल में जाना है, या कोर्ट को सारे जितने भी एविडेंस कलेक्ट हुए हैं उनको गो थ्रू करना है, मेरिट के ऊपर देखना है? नहीं। आंसर इसका है कि कोर्ट ने जब भी कोर्ट वाइल कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ फ्रेमिंग चार्ज, कोर्ट को एक लिमिटेड पर्पस के लिए, जस्ट टू फाइंड आउट whether prima facie case against accused has been made out or not, just for the limited purpose, for limited purpose, कोर्ट ने क्या देखना है कि प्राइमा फिसाई केस बनता है या नहीं बनता है चार्ज फ्रेम करने के लिए। चार्ज फ्रेम करने से पहले कोर्ट ने बस ये देखना है, कोर्ट को ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट हैज टू एक्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस, और ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने इवेल्युएट करना है, कोर्ट ने देखना है कि वो चार्ज फ्रेम कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसमें प्राइमा फेसाई ग्राउंड बनते हैं या नहीं बनते हैं, यहाँ पर ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। इसमें जो मैंने एक फर्स्ट केस लिया था पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2010 की, इसमें सुप्रीम कोर्ट की रेशियो जो है ये मैं आपको रीड कर देता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, एक्सप्रेशन not sufficient ground for proceeding against the accused clearly indicate that the judge is not a mere post office to frame the charge at the behest of prosecution. Judge has to exercise his judicial mind to the facts of the case. Means जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है, जज ने ये देखना है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या नहीं है, क्योंकि जज के पास जो केस का रिकॉर्ड, केस के का जो रिकॉर्ड है, जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं, जो पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, वो सारे जज के पास हैं। अगर जज को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो सेक्शन 227 में जज डिस्चार्ज कर देगी अक्यूज्ड को, और डिस्चार्ज करके रीजंस रिकॉर्ड कर देगी कि हाँ इस वजह से यहाँ पर इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। कहने का मतलब है कि कोर्ट हैज द पावर टू सिफ्ट एंड वे द एविडेंस फॉर द पर्पस वेदर प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इज मेड आउट और नॉट। अगर वहां पर कोर्ट को लगता है कि हाँ केस मेड आउट हो गया है, अगर प्राइमा फेसाई है, वहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ और चीजों को, जैसे कुछ और वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे एक तो मैंने बताया लिमिटेड पर्पस प्राइमा फेसाई केस, वैसे ही आप एक ले सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ यहाँ पर इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन है, अगर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो लगेगा कि कन्विक्शन की पॉसिबिलिटी है, या फिर ऐसा लग सकता है कि कन्विक्शन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इट्स टू रिमोट। उसके बाद जो एविडेंस है वो डायरेक्ट और डायरेक्ट एविडेंस है। तो कहने का मतलब है कि कई कई सारे ऐसे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जहां पर वहां पर जहां पर कोर्ट ने डिसाइड करना है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना केस ओपन करती है कि भाई ये चीजें हमें प्रूव करनी है। जो प्रोसिक्यूशन जब कोर्ट के सामने आई है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर समरी, ब्रीफ समरी ऑफ एविडेंस उस कोर्ट के सामने देते हैं, जो विटनेस है उसकी पर्टिकुलर्स भी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चार्ज फ्रेम करने के लिए उन सारे पर्टिकुलर्स को, विटनेसेस के सारे एविडेंस को देखना, या सारे फुल कोर्ट हैज टू गो थ्रू फुल डिटेल्स ऑफ एविडेंस, ऐसा वहां पर जरूरी नहीं है। जब आप सेक्शन 228 को भी आप रीड करेंगे तो वहां भी आपको यही फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा कि जज इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग, वर्ड हियर इज यूज्ड, हियर इज द ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। उसके बाद आगे ब्ला ब्ला आप इसको रीड कर सकते हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑलमोस्ट वही है। उसके बाद है कि अगर कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो चार्ज फ्रेम कर लेगी, केस को ट्रांसफर कर देगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, जहां भी है। अगर मान लो कि वहां पर उसको उसको चार्ज को जो फ्रेम करना है, उसमें एक दो बातें और हैं कि वो राइटिंग में फ्रेम किया जाएगा, जो चार्ज है उसको रेड एंड एक्सप्लेन किया जाएगा, और किसको, अक्यूज्ड को बता दिया जाएगा कि हाँ जी ये चार्ज आपके अगेंस्ट है,
लेकिन हाँ, ये यहाँ पर मैं बता दूं कि कोर्ट को रीजंस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, कि सपोज अगर 302 में अगर चार्ज फ्रेम किया है कोर्ट ने, तो कोर्ट ने रीजंस भी देना जरूरी है। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन पार्ट ऑफ कोर्ट टू गिव रीजंस फॉर फ्रेमिंग द चार्जेस, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, राइट। तो कंक्लूज इसमें जो फ्रेमिंग, इस ये दो सेक्शन और देख लेना आप, रेलिवेंट प्रोविजंस पूछे जा रहे हैं तो सेक्शन 240 और 246 को भी रीड कर लेना, मोर और लेस सेम ही है, 228 सेशंस ट्रायल से रिलेटेड है। तो जो 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 पर्पस जो हमारा जो हमें याद रखना है, आपने वो याद रखना है, लिमिटेड पर्पस के लिए है। जो एविडेंस है उसको वे करना है फॉर लिमिटेड पर्पस। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि प्राइमा फेसाई एविडेंस देखनी है कि प्राइमा फेसाई वहां पर है या नहीं। तीसरा मैंने आपको एक और बताया कि पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन भी कोर्ट देखती है, कितनी पॉसिबिलिटी, अगर टू रिमोट है, बिल्कुल संभावना नहीं है, तो वहां पर कोर्ट उसको सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीडिंग के लिए, तो कोर्ट डिस्चार्ज भी कर सकती है, जज शैल डिस्चार्ज द अक्यूज, और रीजंस रिकॉर्ड करेगी। लेकिन डिस्चार्ज करने के लिए रीजंस रिकॉर्ड करना है, जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जब चार्ज फ्रेम करना है तो कोर्ट के लिए रीजंस रिकॉर्ड करने जरूरी नहीं है, और उस चार्ज को वो पढ़कर सुना देगी। उसको किसको सुना देगी? तो अक्यूज्ड को सुना देगी। अब यहाँ पर एक चीज और सवाल उठता है कि क्या अक्यूज्ड को उस वक्त अपने जो अक्यूज्ड की सबमिशंस हैं उसको सपोर्ट करने के लिए क्या वो उस वक्त एविडेंस भी देगा? तो यहाँ पर इसका आंसर नो है, क्योंकि वहां पर जब अक्यूज्ड इज नॉट एंटाइटल्ड एट दैट टाइम टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस, वहां पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करना है, जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस हैं जो कलेक्ट किए हैं, जो कोर्ट के सामने लाई गए हैं, जो पर्टिकुलर्स हैं, उनको देखने के बाद, राइट। तो ये है आपका सेक्शन 227 ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब इसमें इसमें कुछ इसमें ये क्वेश्चन में आगे सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि फ्रेम अ पॉसिबल चार्ज। तो इसमें एक चार्ज फ्रेम करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हम इसको चार्ज फ्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए हम अलग से मैं एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें कि चार्ज कैसे फ्रेम करते हैं, जजमेंट राइटिंग और चार्ज फ्रेमिंग के लिए एक सेपरेट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक जजमेंट और मैंने बताई थी आपको, स्टेट वर्सेस अनूप श्रीवास्तव 2017 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की। तो इस जजमेंट के लिए आप याद रखना टर्म नो रोविंग इंक्वायरी। कहने का मतलब है कि कोर्ट को चार्ज फ्रेम करते टाइम में, एट द टाइम व्हेन कोर्ट इज फ्रेमिंग द चार्ज, it is not necessary to conduct a roving inquiry or fishing inquiry to decide whether it is whether the case is fit for framing charges or not। तो वहां पर आपको ये आपके इसके बारे में कहा गया है सेक्शन स्टेट ऑफ वर्सेस अनूप श्रीवास्तव के केस में। और एक और चीज इसमें बता दूं मैं आपको कि चार्ज जो फ्रेम होता है वो फॉर्म नंबर 32 है। कौन से फॉर्म? फॉर्म नंबर 32 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, फॉर्म नंबर 32 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। तो फॉर्म नंबर 32 के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ज फ्रेम होता है। तो ये सेक्शन 220 सेक्शन 2 सेक्शन 228 ऑफ सीआरपीसी। अब इसमें आ जाओ, एक दो केसेस और आप याद रख सकते हैं। वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो भी कहती है इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्रिमिनल ट्रायल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज फ्रेम होना, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन फ्रेमिंग ऑफ ट्रायल। ठीक है, अब इसमें आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है जजमेंट राइटिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि जजमेंट राइटिंग हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। जजमेंट राइटिंग और चार्ज फ्रेमिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू कन्फेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, कन्फेशन। कन्फेशन जो कि सेक्शन 164 की बात है कर रहे हैं। अब ये 164 कन्फेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कन्फेशन। क्वेश्चन नंबर 9 इज कन्फेशन, सेक्शन 164,
CRPC। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीगल स्टेटस एंड इट्स इम्पैक्ट इन अ क्रिमिनल ट्रायल ऑफ अ स्टेटमेंट recorded under section 164 CRPC and how can it be utilized against the accused। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्फेशन, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं सेक्शन 164 को, ताकि 164 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उसको देख सकें। तो कन्फेशन को जब आप देखोगे तो सबसे पहला जो सवाल उठता है कि कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करता है। कन्फेशन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बात आएगी, कन्फेशन कहने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, कन्फेशन जहां पर दोष को स्वीकार लिया जाता है, जहां पर ये कह दिया जाता है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, मैंने ये क्राइम किया है। इसके लिए जो रिकॉर्ड किया जाता है, जो अक्यूज मैजिस्ट्रेट के सामने आकर रिकॉर्ड करते हैं, उसी को कन्फेशन कहते हैं। ये तो बड़े ये समझ रहे हैं आप। अब इसमें अब जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है, हु कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन। तो जब इसको आंसर करते हैं तो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दोनों ही कर सकते हैं। तो अब जब दोनों कर सकते हैं तो इसमें एक सवाल और उठता है कि क्या जुडिक्शन होनी चाहिए कोर्ट की। तो इसका आंसर है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वेदर हैविंग जुडिक्शन और नॉट हैविंग जुडिक्शन, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, चाहे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहे हों या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहे हों, चाहे उनके पास जुडिक्शन हो या ना हो, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछ बताया आपको इसमें कि हु कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन, तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चाहे उनका जुडिक्शन हो या ना हो, वेदर हैविंग अ जुडिक्शन और नॉट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब कर सकते हैं। दो ही क्वेश्चन आता है, सबसे पहला आपके दिमाग में हु, कौन, और कब, हु एंड व्हेन। अब तो हु का आंसर आपको मिल गया, न्यायिक दंडाधिकारी कर सकते हैं चाहे उनके उनकी जुडिक्शन हो या ना हो। कब कर सकते हैं, तो ये करते हैं इसकी ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान करते हैं, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर इंक्वायरी या ट्रायल शुरू होने से पहले किसी भी वक्त, बिफोर। याद रखना इसमें क्या कह रहे हैं मैं, बिफोर, बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल, राइट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया। व्हेन का आंसर क्या हुआ, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या फिर बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल, एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, राइट। तो ये हुआ और व्हेन आपने समझ लिया। अब आते हैं कन्फेशन को डिस्कस करते हैं कि क्या है ये कन्फेशन के बारे में, इसके डिटेल्स कुछ समझते हैं इसमें। अब देखो सेक्शन 164 की जब हम बात करते हैं तो अब इसको कहाँ यूज करते हैं। सेक्शन 164 में कन्फेशन है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जाती है। मैजिस्ट्रेट इंश्योर कर लेते हैं कि सेक्शन 164 की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई कर लिया गया है। अब रिक्वायरमेंट कहने का मतलब ये है कि जैसे अक्यूज जब कन्फेशन के लिए जिस अक्यूज को कन्फेस करना होता है, या जिस वहां पर जैसे मान लो कि वो बताता है कोर्ट को कि वो वॉलेंट्री होना चाहिए, फ्री एंड वॉलेंट्री होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंट शर्त होती है कि कन्फेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, फ्री एंड वॉलेंट्री होना चाहिए, राइट। इनवॉलेंट्री कन्फेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं कराया जाना चाहिए। वो मैजिस्ट्रेट वहां पर कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले जो पर्सन हु इज मेकिंग द कन्फेशन उसको ये कह देते हैं कि ही इज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन। अगर उसने ऐसा कन्फेशन कोई किया है तो वो अगर वो उसके अगेंस्ट जा सकता है एविडेंस में। मैजिस्ट्रेट इन सारी बातों को पहले बता देते हैं, उसमें वहां पर देख लेते हैं कि मैं इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है, जैसे कि कुछ और चीजों को कंसीडर करती है कोर्ट। जैसे कि मान लो कि अगर वो पुलिस कस्टडी में है, अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो उसको पहले जुडिशियल कस्टडी में सेंड किया जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो कंप्लीटली फ्री है फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पुलिस। अगर मान लो अक्यूज्ड हैंडकफ्ड है
तो मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि इसको इसकी हैंडकफिंग हटा दी जाए, किसी तरह का उसको उसको फ्री इन्वायरमेंट मिले। अगर मान लो वहां पर पुलिस से उसको डर है तो पुलिस बाहर रहेगी, पुलिस वहां पर नहीं रहेगी उस जगह पर जहां पर वो कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट एक्सप्लेन करते हैं अक्यूज से वो सारी बातें जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसको देखने के बाद आफ्टर गिविंग वार्निंग टू द पर्सन मेकिंग कन्फेशन, मैजिस्ट्रेट गिव एडिक्वेट टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट so that his mind is free from any possible influence. This is very important. Then only magistrate decide whether to record confession or not. अगर मान लो suppose magistrate अगर person is not willing to make confession, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उसके ऑथराइज कर देंगे उसके डिटेंशन को इन पुलिस कस्टडी। तो यहाँ पर ये मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना है अपने आप को, और ये पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए मैजिस्ट्रेट को कि जो कन्फेशन है वो क्या है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती के साथ नहीं कराई जा रही है। अब ये जो कन्फेशन है इसका यूज कहाँ है, इसका यूज है कहाँ, एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। कहाँ यूज करते हैं इसको, ट्रायल स्टेज के ऊपर यूज करते हैं। किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ये आपने याद रखना है, इसको यूज करने का पर्पस है कॉन्ट्राडिक्शन, कोरोबोरेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, that can be used as the trial stage for contradiction, corroboration and क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो ये कन्फेशन है इसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। कन्फेशन इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन सच कन्फेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं रिपीट कर देता हूं। Confession recorded under section 164 are considered to be a substantive piece of evidence and conviction can be based on such confession। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको यूज एट द ट्रायल स्टेज किस पर्पस के लिए कर सकते हैं वो आपने समझ लिया। आप इसके लिए देख सकते हैं। और इसमें हाँ एक चीज और बता दूं, यहाँ पर एक और पॉइंट बता दूं कि जो सेक्शन 26 का जो बार है उसको भी रिमूव करता है, सेक्शन 26 ऑफ एविडेंस एक्ट का, उसको भी रिमूव करता है। एक जजमेंट में आपको बता देता हूं, आप देख सकते हैं, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवन्ना। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवन्ना के केस में ना, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवन्ना, ये 2014 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस स्टेशंस हैं उनको डायरेक्शंस दी थी कि अगर रेप विक्टिम है तो वैसे केसेस में वहां पर क्या कोर्स होगा, जो सेक्शन 164 में जो रिकॉर्ड की जाएगी कन्फेशन, तो उसको वहां पर। अब हाँ एक और पॉइंट यहाँ पर बता दूं आपको कि ये जो रिकॉर्ड है, ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड की जाती है, इसमें ओथ नहीं दिलाया जाता है। ये याद रखना इसमें कि जो कन्फेशन है, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें वहां पर क्या है, जो रिकॉर्ड है, जो मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड जो लिखा, जो भी कन्फेशन उसने पर्सन ने कोर्ट के सामने जो भी दोष अपनी स्वीकारी कि भाई हाँ मैंने ये क्राइम किया है, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर्स उसने दिए, जो भी उसको फुल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में उसने रिकॉर्ड किया गया, उसको बताया भी गया कि हाँ जी ये सारी बातें की गई हैं, तो वहां पर उसमें ओथ नहीं दिलाया जाता है। जो भी ये रिकॉर्ड होती है ये इट शैल बी मेड विदाउट एडमिनिस्ट्रिंग ओथ टू अक्यूज्ड, इट शैल बी मेड विदाउट एडमिनिस्ट्रिंग ओथ टू अक्यूज्ड। ओथ नहीं दिलाई जाती है, लेकिन हाँ उसको उसको पढ़कर सुनाया जाता है। जिस लैंग्वेज को वो समझ रहा है उस लैंग्वेज में, अगर सपोज कोर्ट ने रिकॉर्ड भी किया है तो उसको कोर्ट बताती है कि हाँ जी इस, अगर वो जो जिस भाषा में उस चीज को समझ रहा है उस भाषा में उसको ये बता दिया जाता है। लेकिन और उसके बाद उसके साइन लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना, साइंड बाय अक्यूज्ड। ऐसा नहीं है कि मैजिस्ट्रेट ने वहां पर उसको रिकॉर्ड कर लिया और अक्यूज्ड के साइन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, सच जो वो कन्फेशन है वो साइन उसको किया जाएगा, उसको सिग्नेचर होगी अक्यूज्ड की, और उसके बाद
मैजिस्ट्रेट शैल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ कन्फेशन एंड साइन द सेम। उसके बाद उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट उसको साइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिकॉर्ड है, जब कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया तो मैजिस्ट्रेट शैल सेंड द रिकॉर्ड टू द मैजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड और ट्राइड। क्योंकि मैंने बताया आपको कि कोई भी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं वेदर हैविंग जुडिक्शन और नॉट। तो उस कन्फेशन का क्या करेंगे, उसको मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस जो मैंने बताया कि एक्यूज से सिग्नेचर करा कर, फिर उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस बनाकर उसको साइन करके फिर उसका क्या करना है, उसको उसी मैजिस्ट्रेट के पास भेज देना है जिस मैजिस्ट्रेट ने उस केस की ट्रायल करनी है। लेकिन हाँ, ये वॉलेंटरी होना चाहिए। जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जितने भी 164 में प्रिकॉशंस हैं, उनको उनको लेने हैं, उनकी कंप्लायंस होनी है, क्योंकि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। दिस इज एडमिसिबल इन एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन। वहां पर क्या हो सकता है, उसकी कन्विक्शन भी हो सकती है। राइट, अब चलो थोड़ा एडमिसिबिलिटी को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। इस पॉइंट को 164 में आपने समझ लिया यहाँ तक के सारे पॉइंट्स। अब समझ लो इसमें, अब कन्फेशन में कि इसकी एडमिसिबिलिटी एविडेंशियरी वैल्यू को समझ लो इसमें। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये थी कि ये एडमिसिबल होता है एविडेंस में, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है ये। सबसे पहली बात ये क्या बताई मैंने आपको कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई वो क्या है, एडमिसिबल इन एविडेंस इफ रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। वॉलेंट्री होना चाहिए, इनवॉलेंट्री नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, किसी तरह के प्रेशर इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे जो जो कंप्लायंस हैं, जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए गए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 164 की वो कंप्लाई की गई हैं, तो वहां पर ये क्या है, ये एडमिसिबल होता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है इवन दो द मैजिस्ट्रेट मेकिंग द रिकॉर्ड इज नॉट कॉल्ड एज अ विटनेस टू फॉर्मली प्रूव इट। सेक्शन 80 देख सकते हैं आप एविडेंस एक्ट का। सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट का आप देखेंगे, एविडेंस एक्ट सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहती है कि जो रिकॉर्ड है ये जैसे कन्फेशन रिकॉर्ड की गई है तो मैजिस्ट्रेट को बुलाया नहीं जा सकता है एज अ विटनेस कि वो उसको प्रूव करे कोर्ट में। लेकिन फिर भी ऐसे रिकॉर्ड्स को ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये रिकॉर्ड्स जेन्युइन हैं। इसमें मैजिस्ट्रेट को कोर्ट में विटनेस बॉक्स में बुलाकर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है इवन दो द मैजिस्ट्रेट मेकिंग द कन्फेशन और रिकॉर्डिंग द कन्फेशन इज नॉट कॉल्ड एज अ विटनेस। राइट, ये क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 80 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट होते हैं वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होते हैं। ये यहाँ पर याद रखना, कन्फेशनल स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पर सेक्शन 164 में जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हैं वो नहीं होती हैं सब्सटेंटिव एविडेंस। ठीक है, अब उसके बाद इसको बाकी जो यूज करने के लिए फॉर दैट पर्पस जो सेक्शन 157 145 जो आपका एविडेंस एक्ट का है, फॉर द पर्पस ऑफ कोरोबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, वो तो है ही वहां पर, उसके लिए यूज किया ही जाता है उसमें उसके स्टेटमेंट को। राइट, अगर यहाँ पर एक और अब इसमें अगर नॉन कंप्लायंस हुई है, मान लो कि जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, जो मैं क्या एडमिसिबिलिटी है जिसकी एविडेंस में, अगर वहां पर 164 की जो कंप्लायंस होनी चाहिए, जो प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए हैं, तो वैसे केसेस में क्या होगा। तो इसका आंसर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये कहती है ओरल एविडेंस ऑफ द कन्फेशन, oral evidence of the confession made under section 164 is totally inadmissible in evidence। oral evidence कह रहा है ना, क्योंकि वहां पर उसको रिकॉर्ड करना है, साइन कराना है, उसको रीड ओवर करना है एक्यूज्ड को सुनाकर। in evidence and the contents of confession can be proved only if it is duly made
इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर अंडर सेक्शन 164 CRPC। कहने का मतलब है कि अगर आपने इसे ओरली रिकॉर्ड कर लिया गया, जो कंप्लायंस है वो नहीं की गई है, तो वहां पर वैसे केसेस में वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो ये कहती है कि ये टोटली इनएडमिसिबल है एविडेंस में। वैसे इस पॉइंट के ऊपर आप सेक्शन 463 CRPC को भी आप रीड कर लेना, ठीक है। ऑन दिस पॉइंट नॉन कंप्लायंस के ऊपर सेक्शन 463 CRPC को भी रीड कर लेना, क्योंकि वहां पर वो बताती है कि कब उसको जो स्टेटमेंट्स है, जो कन्फेशन है, कब किन किन कंडीशंस में उसको इफेक्ट में लाया जा सकता है, राइट। तो ये था आपका कन्फेशन से क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 311 के बारे में बात पूछ रहा है। CRPC सेक्शन 311। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द इंग्रेडिएंट फॉर रिकॉल ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 311 CRPC। क्वेश्चन क्या कह रही है? डिस्कस द इंग्रेडिएंट्स फॉर रिकॉल ऑफ विटनेस under section 311 CRPC with relevant case laws under the subject। very important section and very important question also, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे in almost every judicial examination there is a question in मेंस। कोई भी, चाहे वो PCSJ का भी हो, उन सब में ही इससे क्वेश्चन होते हैं। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं सेक्शन 311 CRPC को। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। पहले रीड करते हैं सेक्शन 311 CRPC को, फिर समझेंगे कि ये है क्या। तो सेक्शन 311 CRPC को थोड़ा मैंने आपको, मैं जैसे एक बात बताया था मैंने आपसे पहले भी, मैंने कई बार कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि ये हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज याद कर सकें या बेयर एक्ट को रट सकें, और या फिर बड़े कम लोग ही ऐसे होते होंगे जो कि शायद बेयर एक्ट को रट सकते हों, उनकी इतनी हो क्षमता हो, उनकी इतनी, बट ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में ना इसको हम ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक करके समझ लेते हैं, सो डेट आसान हो जाए हमारे लिए समझना। तो सेक्शन 311 CRPC पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो केस लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 311 के लिए जो की वर्ड्स है वो मैं बताता हूँ आपको। पहला कीवर्ड है एनी कोर्ट। दूसरा है, इसको दो पार्ट में समझना है, ये ना ये जो सेक्शन भी है ये दो पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जब आप, वैसे तो दिखेगा आपको पूरा, आप जब डायरेक्ट में देख रहे होगे तो आपको एक साथ ही दिख रहा होगा पूरा ये, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा है और सेकंड पार्ट कौन सा है। इसको ब्रेक करके आप अगर समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में जो वर्ड यूज किया गया है वो मे यूज किया गया है, और सेकेंड पार्ट में जो वर्ड यूज किया गया है वो शैल यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर कि ये मे और शैल है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्क्रिशनरी नेचर का है, मे है, और सेकेंड पार्ट जो है वो ऑब्लिगेटरी नेचर का है, क्योंकि वहां पर शैल वर्ड यूज किया गया है। मे और शैल का बड़ा रोल होता है जब आप बेयर एक्ट रीड कर रहे होते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपने ये समझना होता है कि कहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है और कौन सी पावर डिस्क्रिशनरी नहीं है, कौन सी पावर ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं सेक्शन 311 को। तो ये कहता है, जो स्टार्ट ही होता है ये कहता है एनी कोर्ट। एनी कोर्ट कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया फिर? कोई भी कोर्ट। कोई भी कोर्ट कहने का मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल कोर्ट, एपिलेट कोर्ट, रिवीजनल कोर्ट, ये सारे ही कोर्ट हो गए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि 311 की पावर कौन कौन सी कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है, तो एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है। वो ओरिजिनल पावर होती है,
एपिलेट पावर हो, कोर्ट सॉरी ओरिजिनल कोर्ट हो जहां सूट को फाइल किया, जहां जहां सॉरी जहां केस फाइल किया गया है, एपिलेट कोर्ट हो जहां अपील में गया है, या रिविजनल कोर्ट हो जहां रिवीजन में गया हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एनी कोर्ट में। अब यहां पर वर्ड यूज किया गया है मे, ठीक है। मे के बाद कहता है एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। अब देखो ये पावर कब कब एक्सरसाइज की जा सकती है। हु का आंसर मिल गया आपको, एनी कोर्ट। और कब कौन कर, मे है आपका डिस्क्रिशनरी है यहाँ पर, एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स, मतलब कभी भी ये यूज, कभी भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है। कोई भी कोर्ट पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, कोई भी कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर कर सकती है। देखो अब आसान है याद रखना आपके लिए, एनी कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स। तो क्या करेगी, अब करना क्या क्या है। तो ये तीन काम होते हैं यहाँ पर, कौन कौन से तीन काम होते हैं। समन, पहला काम क्या है, समन। दूसरा क्या है, एग्जामिन। तीसरा क्या है, रिकॉल और री एग्जामिन। देखो आपने पूरा 311 याद हो जाएगा आपको। समन, समन कहने का मतलब समन एनी पर्सन एज अ विटनेस। दूसरा जब हम कह रहे हैं एग्जामिन, एग्जामिन कहने का मतलब क्या है, एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट समन्ड। एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट समन्ड, मैं जो बेयर एक्ट में लिखा बस उसी को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बाय माय ओन, मैं खुद से कुछ भी नहीं बता रहा, कह रहा मैं, जो मेरे सामने बेयर एक्ट खुला हुआ है बस मैं उसको ब्रेक कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको याद कराने के लिए। समझ तो आप रहे ही होंगे क्योंकि नेचुरली आप खुद इतने स्कॉलर हैं, आप मेंस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो नेचुरली आपको पता है सब कुछ। लेकिन आप बेहतर तरीके से याद कर सकें उसमें मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समन एनी पर्सन एज अ विटनेस, पहला पॉइंट यही हो गया आपको, किसी भी विटनेस को समन करने के लिए। एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट समन्ड, समन नहीं किया गया लेकिन अटेंडेंस में है। या फिर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर जो एक्सरसाइज करती है, रिकॉल और री एग्जामिन। एनी पर्सन रिकॉल ऑलरेडी एग्जामिन्ड, क्योंकि रिकॉल किसको किया जाएगा, ये री एग्जामिन किसकी होगी, एक बार जिसकी एग्जामिनेशन हो चुकी है उसी की तो री एग्जामिनेशन होगी। अगर उसकी एग्जामिनेशन नहीं हुई होती तो वो री एग्जामिनेशन की कैटेगरी में नहीं आता। तो रिकॉल या री एग्जामिनेशन की जो बात की जा रही है वो इसकी यहाँ पर थर्ड पावर पावर हो गई। तो ये आप यहां तक समझ लिया आपने। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूं, एनी कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स summon any person as a witness, examine any person in attendance though not summoned, recall or re-examine any person already examined। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट के ऊपर। मैंने कहा था ना कि ये दो पार्ट में है, तो अब ये फर्स्ट पार्ट आपने समझ लिया, यहाँ पर ये मे था आपका। अब शैल वाले हिस्से पर आ जाओ, सेकेंड पार्ट कर। अब इससे आगे जब आप पढ़ोगे तो आगे कहता है ये शैल, आगे क्या कह रहा है, shall and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears it to be essential to the just decision of the case। अब फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि डिस्क्रिशनरी पावर थी जज की। अब सेकेंड पार्ट में लेकिन कोर्ट को क्या पावर है, ये यहाँ पर ऑब्लिगेटरी है कि किसी भी वैसे पर्सन को जिसको, वही बाकी बातें वही हैं, समन, एग्जामिन और रिकॉल एंड री एग्जामिन, जो कि कोर्ट को लगता है कि जस्ट डिसीजन के लिए उसको समन किया जाना उस विटनेस को जरूरी है, उसको रिकॉल करना जरूरी है, उसको री एग्जामिन करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वहां पर कोर्ट जस्ट डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि पर्पस कोर्ट का क्या है, जस्ट डिसीजन केस का देना, जस्ट डिसीजन डिलीवर करना, कोर्ट का पर्पस यही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जस्ट डिसीजन, ये पावर कोर्ट तब भी एक्सरसाइज कर सकती है जब एविडेंस क्लोज हो गया है। ऐसा मत समझना कि एविडेंस चल रहा हो तभी
कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है। इवन इवन इफ द एविडेंस ऑफ बोथ साइड्स क्लोज्ड, इवन इफ द एविडेंस ऑफ बोथ साइड्स इज क्लोज्ड, तो भी कोर्ट वहां पर रिकॉल कर सकती है। रिकॉल करने की जो पावर है कोर्ट की, वो एक्सरसाइज कर सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो 311 है, सेक्शन 311 अगर आप कंक्लूड करें तो सेक्शन 311 हैज बीन इनेक्टेड to enable the court to find out the truth and render just decision। सेक्शन 311 को क्यों इनेक्ट किया गया है? ताकि सत्य का पता लग सके और जस्ट डिसीजन पर कोर्ट पहुंच सके। इसके लिए अगर वो किसी को री एग्जामिन भी करने की जरूरत पड़े, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट रीजंस कोर्ट्स के पास अवेलेबल हैं, तो कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर रिकॉल या री एग्जामिन कर सकती है। और कोर्ट को अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि वो वहां पर किसी भी व्यक्ति को, कि कोर्ट विटनेस भी इसी कैटेगरी में आता है, जो कोर्ट विटनेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जहां पर कोर्ट खुद से किसी को एग्जामिन करती है, किसी को कॉल करती है, तो वो भी इसी में आता है, 311 में भी आता है। अब सवाल है कि जब वो कोर्ट विटनेस आएगा तो नेचुरली वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जाएगी, राइट। तो ये सारे हैं जो सेक्शन 311 सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आता है। अब यहाँ पर इसमें देख लो, आप कुछ केसेस देख लो, कुछ जजमेंट्स देख लेते हैं, सो डेट आपको सम एग्जाम में आसान हो एक्सप्लेन करने में। फर्स्ट जजमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है मंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वेरी रीसेंट जजमेंट है ये, मंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2019 की जजमेंट है ये इस जजमेंट की जो रेशियो है वो मैं रीड कर देता हूँ। मंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ केस, long duration of case cannot displace basic requirement of ensuring just decision। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अब ये केस काफी लंबे समय से चल रहा है इसलिए अब इसमें रिकॉल नहीं किया जाए, इसमें री एग्जामिन नहीं किया जाए, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है इस केस में कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ केस कैन नॉट डिस्प्लेस बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरिंग जस्ट डिसीजन। एज ऑफ केस बाय इटसेल्फ cannot be decisive of matter when a prayer is made for examination of material evidence sorry, for examination of material witness, तो वहां पर कोर्ट इज नॉट बार्ड टू समन विटनेस merely because evidence support prosecution case, राइट। तो कहने का मतलब है कि व्हेन द प्रेयर इज मेड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल विटनेस, जहां पर ये प्रेयर ली गई है, जब प्रेयर कोर्ट से की गई है कि मटेरियल विटनेस को एग्जाम विटनेस के पहले वर्ड यूज क्या यूज कर रही है यहाँ सुप्रीम कोर्ट? मटेरियल। विटनेस मटेरियल होना चाहिए। अगर मटेरियल विटनेस के लिए अगर वहां पर कोर्ट के पास गया है तो कोर्ट ये नहीं, वहां पर ये ऐसा नहीं कह सकते कि लंबा ड्यूरेशन है, काफी लंबे समय से केस चल रहा है, तो एज ऑफ केस बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी डिसाइसिव फैक्टर, राइट। क्योंकि वाई सेक्शन 300 सीआरपीसी इज नॉट लिमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ अक्यूज्ड एंड कोर्ट इज नॉट बार्ड टू समन विटनेस merely because evidence support prosecution case। कोर्ट इज, मैं रिपीट कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कोर्ट इज नॉट बार्ड टू समन विटनेस merely because evidence support prosecution case, राइट। इसमें एक दो जजमेंट और मैं आपको बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट की। एक जजमेंट है आपकी जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा है ऑब्जेक्ट अंडरलाइन सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी इज दैट there may not be failure of justice on account of mistake of either party in bringing valuable evidence on record or leaving ambiguity in statement of witnesses examined from either side। Determinative factor is whether it is essential to just decision of case। देखो ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है, डिटर्मिनेटिव फैक्टर इज वेदर इट इज असेंशियल टू जस्ट डिसीजन ऑफ केस। मतलब जहां भी ये कोजेंट रीजंस हैं, सफिशिएंट रीजंस हैं और जस्ट डिसीजन ऑफ केस के लिए जरूरी है ऐसा करना, तो वहां पर कोर्ट उसको एक्सरसाइज करेगी उस पिटिशन में। एक और जजमेंट में आपको और रिसेंट एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की बता देता हूँ, वीएन पाटिल वर्सेस के निरंजन कुमार
VN पाटिल वर्सेस के निरंजन कुमार। ये 2021 की जजमेंट है, VN पाटिल वर्सेस के निरंजन कुमार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? एम ऑफ एवरी कोर्ट is to discover the truth, but it should be done judiciously. Aim of every court is to discover the truth, but it should be done judiciously. Recording of reasons, recording of reasons for reversal of lower court's decision vital. Discretionary power vested under section 311 CRPC has to be exercised judiciously for strong and valid reasons and with caution and circumspection to meet ends of justice. वही सारी बातें, जुडिशियसली करना है, स्ट्रॉन्ग और वैलिड रीजंस होने चाहिए, कॉशन एंड सर्कमस्पेक्शन होने चाहिए टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, टू प्रिवेंट द फेल्योर ऑफ जस्टिस फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ केस। और एक लास्ट पॉइंट में बताया था, टू ब्रिंग बेस्ट सुटेबल एविडेंस, राइट। तो ये सारा इस वजह से यहाँ पर कोर्ट ने एक्सरसाइज करना है इस केस को इस केस किसी भी केस में सेक्शन 311 सीआरपीसी में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 2014 में काफी क्वेश्चंस आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक 17-18 क्वेश्चन अराउंड है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is receiver. Question number 11 is receiver. Order 40. Question number 11 is receiver order 40 CRPC. क्या कहती है क्वेश्चन नंबर 11? क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, in a suit pertaining to dispute of a title over a movable property, court can proceed to appoint a receiver to take care of the property pendent light. What are the relevant provisions under the CPC and the contingencies in which such an order can be passed? Explain with the help of case law, right? तो अब हम देखते हैं रिसीवर के बारे में। सीआरपीसी में आसान है ये क्वेश्चन, इसमें इसको केस लॉ से समझते हैं इसको। पेज नंबर, बेयर एक्ट आप निकाल लो, ऑर्डर 40 निकाल लो बेयर एक्ट में, क्योंकि आप बेयर एक्ट को रीड करो और अब बेयर एक्ट को अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आसान है आपके लिए। अब देखो रिसीवर के लिए इसमें केस लॉ के साथ कह रहा है इसमें तो सबसे पहली बात होती है रिसीवर होता कौन है, रिसीवर क्यों अपॉइंट करते हैं। तो रिसीवर अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है, रिसीवर कहने का मतलब है कि रिसीव कर लेना, क्या करना, रिसीव करना प्रॉपर्टी को, प्रिजर्व करना प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी आपके पास से रिसीव करना, उसको प्रिजर्व करना जब तक केस चल रहे हैं, या किसी फंड को भी, प्रॉपर्टी या फंड कुछ भी हो सकता है। तो जो रिसीवर है, जो ऑर्डर 40 में बात की जाती है, वो ये कहती है कि जो पर्सन अपॉइंटेड टू रिसीव एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी, पर्सन अपॉइंटेड टू रिसीव एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी और फंड in litigation pendentite when it does not seem reasonable to the court and either party should hold it। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर पार्टीज के पास वो प्रॉपर्टी, वो फंड ना हो करके किसके पास होना चाहिए, वो किसी और के पास होना चाहिए, पार्टीज के पास नहीं होना चाहिए। जब पार्टीज की प्रॉपर्टी है, पार्टीज के पास नहीं होगी तो किसके पास होगी, तो उसके लिए कोर्ट ने क्या किया, एक रिसीवर अपॉइंट किया। कहा कि अब इस प्रॉपर्टी को रखने का, इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखने का ये सारा काम जो है अब किसने करना है, अब रिसीवर ने करना है। अब हमने किसको अधिकार दे दिया,
किस रिसीवर को दे दिया। प्रोटेक्टिव राइट्स हैं, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ये पार्टीज की राइट नहीं है। दिस इज नॉट द राइट ऑफ पार्टीज, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। जब आप देखोगे इसको, जब आप इसको देखोगे तो ये कहता है कि व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वेनिएंट, फर्स्ट लाइन जब आप रीड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की ऑर्डर 40 रूल 1 की, तो रूल 1 क्या कहती है कि व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वेनिएंट, वर्ड यूज्ड हियर इज जस्ट एंड कन्वेनिएंट, टू अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर डिक्री। देखो आपने ये याद रखना इंपॉर्टेंट है यहां पर, आइदर बिफोर और आफ्टर, आइदर बिफोर और आफ्टर डिक्री। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसके डिक्री से पहले या बाद कभी भी अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर डिक्री, रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, रिमूव करना, कमिट द सेम टू द पोजेशन कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर एंड कन्फर अपॉन रिसीवर ऑल सच प्रॉपर्टी, ऑल सच पावर्स एज टू ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग सूट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। आप इसको रीड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि रिसीवर अपॉइंट क्यों किया गया कि किसी भी व्यक्ति जो जिसके पोजेशन में है प्रॉपर्टी, उसके पोजेशन से लेकर के किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को जो टोटली डिसइंटरेस्टेड हो उस सूट में, उसको रिसीवर अपॉइंट करके वो प्रॉपर्टी उसके उसको उसको दे दी जाए कि वह उसको रखे जब तक उसकी जरूरत होगी, जब तक कोर्ट डिसाइड करेगी। इसमें आप देख सकते हैं टी कृष्णा स्वामी चेट्टी वर्सेस सीटी चेट्टी की जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट की है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये आपका कहता है रिसीवर की अपॉइंटमेंट के बारे में। अब यहाँ पर जो रिसीवर की जो अपॉइंटमेंट है उसको करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोर्ट के पास तो जुडिक्शन है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर है, ये जो पावर है ये डिस्क्रिशनरी है। तो कोर्ट ने किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे क्या क्या कॉशन कोर्ट ने एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पर ये बात है कि प्लेन अगर मान लो कि कोर्ट के पास एप्लीकेशन आई है या कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट करना है, तो एक एक चांस होना चाहिए कि जो सूट है उसमें प्लेंटिफ सक्सीड करेगा। एक एक्सेलेंट ऐसे चांसेस होने चाहिए। अगर मान लो एक्सेलेंट चांस ऑफ सक्सीडिंग द सूट नहीं है प्लेंटिफ का, या फिर प्लेंटिफ कोर्ट के सामने ये प्राइमा फेसाई प्रूफ कर देता है कि ये प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के पोजीशन में है और इसमें यहाँ पर रिसीवर अपॉइंट कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर चांसेस काफी ब्राइट हैं कि प्लेंटिफ इस केस को जीत जाएगा, इस सूट में डिक्री प्लेंटिफ के फेवर में होगी। क्योंकि ये इसको जो माना जाता है रिसीवर की अपॉइंटमेंट को, ये हार्सेस्ट रेमेडीज में आती है ये, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है वो ले लिया जाता है पार्टीज जिसके 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 पास है उस प्रॉपर्टी की, उससे लेकर के वो रिसीवर के पास आ जाती है, वो कोर्ट के पास आ जाती है। तो वहां पर इससे एक इररिपेरेबल लॉस हो सकता है, और जब इररिपेरेबल और लॉस हो सकता है तो वहां पर कोर्ट ने भी कॉशन रखना है कि जब तक कि अगर अगर अपॉइंटमेंट ग्रांट करनी है तो तभी ग्रांट करनी है अगर कोई मैनिफेस्ट रॉन्ग है, इनजस्टिस है, इंजरी है जो कि हो रही है या हो जाएगी, उसको रोकने के लिए ही वहां पर कोर्ट ने ये कदम उठाने हैं, रिसीवर की अपॉइंटमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि रूटीन मैनर में एप्लीकेशन रूटीन मैनर में इसको कोर्ट ने रिसीवर को अपॉइंट कर दिया। मैंने आपको बताया एक जजमेंट आप जरूर देखना, टी कृष्ण स्वामी चेट्टी वर्सेस सीटी चेट्टी। तो क्योंकि वो इररिपेरेबल लॉस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये कोर्ट ने भी इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। तो इसको मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता दूं इसमें। जैसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि रिसीवर शुड नॉट बी अपॉइंटेड unless the plaintiff prima facie proves that he has a very excellent chance of succeeding the succeeding the suit। अब दूसरा है आपको जो मैंने बताया आपको कि दिस इज द हार्सेस्ट रेमेडी,
हार्शेस्ट रेमेडीज है तो नेचुरली it may only be granted to prevention of manifest wrong or injury, and appointment of receiver will not be made if it has the effect of depriving the defendant of his de facto position, which might cause irreparable loss to him. If the property is in no one's enjoyment, a receiver may be appointed, right? तो and the last point is good faith का point होना चाहिए. गुड फेथ कहने का मतलब है कि कोर्ट शुड कंसिडर द कंडक्ट ऑफ पार्टी, कोर्ट शुड कंसिडर द कंडक्ट ऑफ पार्टी, और जो कंडक्ट होना चाहिए, ही मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ टू अवेल दिस रेमेडी. तो कोर्ट को क्या देखना है, लास्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया आपको वो था आपका कंडक्ट का, कोर्ट को कंडक्ट को देखना है, और पार्टी अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, और he must have acted in good faith to avail this remedy, right? इसके अलावा आप रूल 1 को और रूल 3 को इसमें आप ध्यान से इसमें आप रीड कर सकते हैं. तो उसमें आपको रूल 1 में पावर्स मिल जाएंगे, रूल 1D में, रूल 3 में ड्यूटीज मिल जाएगी कि क्या ड्यूटीज है रिसीवर की. तो ऑर्डर 40 रूल 1 और रूल 3 से आप इसका आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का. Now come to question number 12. Question number 12. Question number 12 is क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सेक्शन 9 के बारे में है. सेक्शन 9 CPC, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर, जस्ट होल्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 थर्ड एप्लीकेशन फ्रेम करने कह रहा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को लेकर के. तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को लेकर के जो एप्लीकेशन फ्रेम कर रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, ऑर्डर 7 रूल 11 को. तो उस वहां पर उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 को जो एक्सप्लेन करना है वहां पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को, तो उसके बारे में यहाँ पर जब बात की जा रही है तो इसको हम बाद में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोविजंस ऑफ CPC. क्वेश्चन नंबर 12 से पहले जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन. क्वेश्चन नंबर 13 को देखो. क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेमिंग एप्लीकेशन है ऑर्डर 7 रूल 11 को. ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कैसे फ्रेम करते हैं एप्लीकेशन, उसके बारे में है. ये बाद में डिस्कस करेंगे. मैंने बताया था आपसे जजमेंट राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए कैसे फ्रेम करते हैं, ये सब एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि एक सेपरेट सब्जेक्ट है ये. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 एग्जीक्यूशन को लेकर है. एग्जीक्यूशन कह रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोविजंस ऑफ CPC as to how a decree can be executed or not. Also explain if the execution is disobeyed, then what powers are available with the court to enforce execution. तो एग्जीक्यूशन के पॉइंट के ऊपर इसमें आसान है, इसमें मैं आपको कुछ गाइड कर देता हूँ उसके ऑन दैट बेसिस, उसके उसके बेसिस पर आप इसको देख लेना. जो सेक्शंस हैं, जो कौन कौन से सेक्शंस हैं, मैं एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको बता देता हूँ इसमें, और सेक्शंस बता देता हूँ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर क्या है. तो सेक्शंस इसमें सेक्शन 38 आप देख सकते हैं, सेक्शन 37, 38, सेक्शन 37, सेक्शन 38. इसमें ये बताया गया है कि कौन सी कोर्ट है जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है.
तो आप नेचुरली उसमें जो वैसी कोर्ट होगी जिसने डिक्री पास की है सेक्शन 38 में जब आप देखेंगे तो, या फिर वैसी कोर्ट जिसको डिक्री ट्रांसफर किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो वो सारी ही कोर्ट उसमें उसको उसको डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है। एक इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, घंटेश्वर घोष वर्सेस मदन मोहन घोष। घंटेश्वर घोष वर्सेस मदन मोहन घोष। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट which passed the decree to get it executed when called upon to do so. Till this stage is reached, the court which passes the decree does not become functus officio. Right? तो उसके बाद इसमें 37 में इसके बारे में भी बताया गया है कि कौन सी कोर्ट है। कोर्ट विच पास द डिक्री के डेफिनेशन में कौन कौन सी कोर्ट्स आती हैं। तो कोर्ट्स में वो आती हैं जो कि जिसने एक्चुअली पास करी है डिक्री, या फिर अगर कोई एपिलेट जुडिक्शन में किसी कोर्ट के पास गई है, उसने डिक्री पास करी है, तो वो सारे ही कोर्ट जो हैं वो वहां पर उसमें आते हैं। राइट? इसमें मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ कि जो मोड्स हैं एग्जीक्यूशन की वो क्या होती हैं, उसके लिए कौन कौन से सेक्शंस आप देख सकते हैं। तो ये मोड्स होते हैं, जैसे इसके एग्जीक्यूशन के लिए या तो उसमें प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो सकती है, इससे आप याद रख सकते हैं। जैसे ये डिलीवरी है पहला पॉइंट, इसमें यहाँ पर सेक्शन डिलीवरी के लिए आपका सेक्शन 51A है, और ऑर्डर 21 है, रूल्स 31 है, 35 है और 36 है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन हो सकती है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू। उसके बाद आपका है अटैचमेंट एंड सेल, अटैचमेंट एंड सेल हो सकती है। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट एंड सेल आ गया आपका। अटैचमेंट ऑफ एंड सेल के लिए सेक्शन 51B आप देख सकते हैं, सेक्शन 60, 64, ऑर्डर 21, रूल 41 से 56, 56 तक ये रूल देख सकते हैं आप। ऑर्डर 40, रूल 41 से 56 तक अटैचमेंट एंड सेल। ऑर्डर 21, रूल 31 तो इसके लिए डिलीवरी के लिए देख सकते हैं, तो डिलीवरी हो गया, अटैचमेंट हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका इसमें अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में आता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 51C और 55 टू 59, 135A, 59 सॉरी 135A। उसके बाद आपका ऑर्डर 21, रूल 30 टू 40 ये देख सकते हैं आप, अरेस्ट एंड डिटेंशन। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर आ गया आपका, रिसीवर की अपॉइंटमेंट हो सकती है, सेक्शन 51D देख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ऑर्डर 40 अभी हमने डिस्कस भी किया है इसमें रिसीवर के लिए अभी हमने। उसके बाद एंड इन सच अदर मैनर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये DAAA से आप याद रख सकते हैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन को। डी से हो गया आपका डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ए से हो गया आपका अटैचमेंट एंड सेल, ए से हो गया आपका अरेस्ट, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ए से हो गया आपका अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। तो ये मेनली यही चार हैं, और उसके अलावा अगर कोई और मैनर जिससे कि रिलीफ वहां पर दिया जा सके तो इसको डिटेल में आप इसको देख सकते हैं, इन चारों पॉइंट्स को, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल, अरेस्ट एंड डिटेंशन और रिसीवर। जो जो स्पेसिफिकली जो ऑर्डर्स मैंने बताए हैं उस ऑर्डर्स को आप बेयर एक्ट से उसको रीड कर सकते हैं, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 4-5 इसमें शॉर्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। आई डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।